Hello everyone, welcome to Free Study. So let's start with Insta June 2020 current affairs compilation. Many videos have been already uploaded. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें. हम हाफ से ज़्यादा पेजेस कर चुके हैं एंड दीज PDF वी आर डूइंग थ्रू स्क्रीनशॉट्स जो कि ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं एंड जो ऑलरेडी ब्लैक से हाईलाइटेड है वो PDF के अंदर आपको मिलेंगे ही. अगर आपको अंडरलाइन भी करना है तो आप स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लें एंड मेक अ फोल्डर इन योर फोटोज़ ऐप. सो आपको बहुत इजी हो जाएगा रिवाइज करना भी. यू जस्ट हैव टू लिसन द वीडियोज़ एंड जस्ट रिवाइज कीजिए एंड इट विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट एंड टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से, दैट इज़ EAG. सो इंडिया ने 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप की जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया एंड दिस इज़ अंडर द एजेस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF क्या होता है, पिछले एक साल से हम 2-3 बार कर चुके हैं एंड क्या है वो अभी भी हम करेंगे. सो EAG क्या है, द बेसिक पॉइंट इज दिस, दैट इज़ द यूरेशियन ग्रुप जो कॉम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को. तो ये एक रीजनल बॉडी है जिसके अंदर 9 कंट्रीज़ आती हैं. ठीक है, 9 कंट्रीज़ के नेम याद कर लीजिए. इंडिया है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बेलारूस. मैप में देखिए इनको. 2004 में ये इस्टेब्लिश हुई थी. FATF की एसोसिएट मेंबर है. फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस मॉस्को के अंदर हुई 6 अक्टूबर 2004 को एंड उस टाइम पे 6 फाउंडिंग कंट्रीज थे. उस टाइम पे इंडिया नहीं था. बेलारूस, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान. 2005 एंड 2010 में ग्रुप को और एक्सपेंड किया गया. उज़्बेकिस्तान ने 2005 में जोड़ा, मीन्स अपने आप को ऐड किया. तुर्कमेनिस्तान ने 2010 में एंड इंडिया ने भी 2010 में. सो अब इसके काम क्या है. सो देखिए एग्रीमेंट जो है दैट इज़ वो यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि आप अभी आजकल न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है एंड ये वाला जो ग्रुप है ये मॉस्को में था जून 2011 में, जहाँ पे EAG को स्टेटस मिला था एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का. सो ये 9 जो स्पेशल FATF रिकमेंडेशंस हैं एंड जो 40 FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, जॉइंट एक्टिविटीज़ डेवलप करने में, इस तरीके के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना जो कि मेंबर स्टेट्स के फ़ायदे की चीज़ें हों, एनालाइज करना मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ट्रेंड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करना ताकि जो ये क्राइम्स हैं इनको कॉम्बैट किया जा सके. मीन्स बेसिकली कॉपरेट करना है सभी कंट्रीज़ को एक साथ. नेक्स्ट देखिए, चाइना टू ज्वाइन UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी. तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की जो टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है उन्होंने वोट किया कि वो ग्लोबल ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि जो आर्म्स सेल है उसको रेगुलेट किया जा सके. एंड ये उस टाइम की बात है क्योंकि जून में है जब कंट्री जो थी उसको कॉर्नर कर दिया गया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना एंड उन्होंने जो पैंडेमिक फैलाया एंड जो हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसको भी वो छीनने की कोशिश करते रहते हैं. सो दैट्स वाई. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो मूडी ने अपना जो मूड है वो इंडिया के जो अगेंस्ट है थोड़ा और डाउन कर लिया है एंड पहले भी हमें रैंक जो थी वो बेकार दी थी, अभी भी नेगेटिव दे दी है. ठीक है, तो मूडी के जो इन्वेस्टर सर्विस है उसने इंडिया की जो रैंक है वो Baa3 से कितनी कर दिया है, Baa2. 3 से किस पे ले आया, हमें 2 पे ले आया, मीन्स हम नेगेटिव में आ गए हैं. नाउ ये इंडिया को लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग इन्होंने दी है, मूडीज़ रेटिंग ने दी है. एंड 2 मेन रेटिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, एक तो फिच एंड स्टैंडर्ड और पुअर. अगर देखिए लो मिलता है तो इसका मतलब बाकी कंट्रीज़ ये सोचेंगी कि यहाँ की जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, इंडिया को जो फंड्स मिलेंगे वो हाइयर रेट पे मिलेंगे एंड हो सकता है मिले भी ना. सो 4 रीजंस हैं इंडिया ने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि 2017 के बाद से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर पड़ा है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रही, डेट्रोरिएशन पाया गया गवर्नमेंट की फिजिकल पोजीशन में, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस है, NPS कितने ज़्यादा है. तो नेगेटिव का मतलब कि जो डोमिनेंट है, म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग, डाउनसाइड रिस्क है, स्ट्रेसेस है कंट्री में, इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सिस्टम में. तो इससे क्या होगा, कंट्री की हालत और भी ख़राब हो सकती है. ठीक है.
सो नाउ जो व्हाट इज मूडीज आउटलुक एंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब्स एंड पर कैपिटा इनकम, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो मूडी है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो 4% रहेगी, मींस एंड शार्प रिकवरी होगी 2021 2022 में। जो ग्रोथ रेट्स हैं वो पास्ट से लेकिन कम रहेंगे। मूडी ने कहा कि 2 साल पहले नवंबर 2017 में जो रेटिंग्स थी वो BAA जो इंडिया की रेटिंग थी टू Baa2 विद अ स्टेबल आउटलुक अपग्रेड की थी, लेकिन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उस टाइम पे रिफॉर्म्स का, सो ये सब कहा गया। लेकिन अब उन्होंने हमारी रेटिंग क्या कर दिया, दोबारा से कम कर दी है। एंड जो एस्टिमेट्स हैं वो यही लगाई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी फिस्कल डेफिसिट को मीट नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये पॉइंट है कि 2 साल पहले भी नवंबर 2017 में मूडी ने अपग्रेड की थी इंडिया की रेटिंग टू Baa2 विद अ स्टेबल आउटलुक, लेकिन अब डाउन कर दी है दोबारा से Baa2 पर। ठीक है, ये आप थोड़े से पॉइंट्स देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा क्रेडिट रेटिंग स्केल्स। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये देखिए लास्ट ईयर भी हमने किया था, अब न्यू वाला करना है। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है जिसमें रोजगार बेरोजगारी देखी जाती है, लेबर फोर्स का क्या पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एंड ये क्वार्टरली बेसिस पर होता है। रूरल के लिए एनुअली, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल के लिए एनुअली एंड अर्बन के लिए क्वार्टरली, ध्यान रखिएगा भूलना नहीं है। जो PLFS है ये हमें बताता है कि कितने एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ये सर्वे 2017 में लॉन्च किया गया था एंड पहली रिपोर्ट 2017-18 में आई थी, जब दोनों रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को कवर किया गया था। मई 2019 में कवर किया गया था दोनों एरियाज़ को। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है लेबर फोर्स में जो कि मतलब लेबर फोर्स है, मतलब जो काम करना चाहते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं लेबर फोर्स में से। अनएम्प्लॉयड वो पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है। ओके, नाउ फाइंडिंग्स क्या रही, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है जुलाई 2018 एंड जून 2019 में, वो 6.1 से कितना आ गया है, 5.8% आ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो हमारा बढ़ा है। ठीक है, 36.9 से 37.5 हो गया है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 34.7 से कितना, 35.3। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है, 7.8 था पहले 7.7 हो गया। रूरल भी 5.3 था पहले 5 हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो बढ़ी है। फीमेल पार्टिसिपेशन जो रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है, 17.5 था पहले, अब 18.6। ये पॉइंट्स आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो उस टाइम पे भी ये पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फॉलिंग ट्रेंड है इसको देखते हुए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यही कहता है कि भाई तो अब लॉकडाउन भी हुआ मार्च से एंड जून में भी था, तो जिसकी वजह से जॉब लॉसेस हुए एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 2020 में जो मींस हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.87% से मई 2020 में 23.48% भी हो जाए। तो जैसे लॉकडाउन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये, नाउ वी विल रीड अबाउट शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स जो है वो एक ही मत दे रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नाउ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कुछ कहते हैं -4, कुछ कहते हैं -14। नाउ मीन्स बिल्कुल हिट होने वाली है एंड इकोनॉमी जो है वो रिकवरी भी स्टार्ट करेगी, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 2021-2022 से। नाउ इंडिया इज लाइकली टू एंड अप विद एन elongated U-shaped रिकवरी। U-shaped रिकवरी मीन्स जैसे पहले फॉल हुए फिर क्या होंगे, राइज होंगे। सो यही है इसका मतलब। एंड Z-shaped रिकवरी जो है, देखिए शेप्स इसके अंदर समझाई गई है। Z-shaped रिकवरी जो है वो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर। Z-shape मीन्स क्रैश होने के बाद एक बार देखिए नीचे पहले डाउन जाएगी फिर ऊपर आएगी एंड फिर डाउन जाएगी, तो Z-shape के अंदर 2 बार डाउन होता है। ओके, तो ये आप देखिए Z-shaped रिकवरी है ये दिस इज योर Z-shaped
शेप रिकवरी, एंड ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है जिसके अंदर इकोनॉमी क्विकली राइज करती है आफ्टर क्रैश होने के बाद क्विकली राइज करेगी, एंड इट मोर देन टेक्स अप फॉर द लॉस्ट ग्राउंड बिफोर सेटिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड। नाउ वी शेप्ड रिकवरी डाउन करेगी, फिर राइज, फिर नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। इसमें क्या है, ये देखिए, ये प्री कोरोना बेस लाइन है, दिस इज़ योर लाइन दैट इज़ प्री कोरोना, कोरोना से पहले, ये सभी प्री कोरोना बेस लाइन है जो ये डॉटेड वाली लाइन है। इसका मतलब देखिए आप सिंपल सा ये यू शेप देखिए, यू शेप के अंदर क्या हो रहा है कि जहाँ पे जो इकोनॉमी है फॉल हुई, स्ट्रगल हुई, एंड देन उसके बाद राइज करेगी। वी शेप रिकवरी के अंदर दोबारा से नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन पर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर आप बता सकते हैं। डब्ल्यू शेप में दोबारा से दिस इज़ योर डेंजरस क्रिएचर, जहाँ पे पहले फॉल होगी, फिर राइज, फिर फॉल होगी, फिर राइज। एल शेप रिकवरी जो होती है वो वर्स्ट होती है क्योंकि उसके अंदर रिकवरी नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक। जेड शेप्ड रिकवरी जो है ये थोड़ी सी मीन्स जो राइज होता है जिसके अंदर जो ग्रोथ है दैट राइजेज शार्पली फ्रॉम द लोज मच हायर देन द ट्रेंड लाइन एंड स्टेज देयर, मतलब जो ट्रेंड लाइन होती है उससे ऊपर भी ये चली जाती है। नाउ अदर शेप्स क्या है, तो शू शेप रिकवरी भी होती है जैसे कि नाइक लोगो की तरह, वी शेप की तरह एंड यू शेप की तरह, फॉलिंग होने के बाद रिकवरी होती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में। इन्वर्टेड स्क्वायर रूट शेप्ड रिकवरी भी होती है, ये जो फाइनेंशियल जॉर्ज सोरोस थे उन्होंने इस टर्म को रिकॉइन किया था। तो शेप से ही पता चल जाता है कब फॉल हो रही है, कब राइज हो रही है। नेक्स्ट इज राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। पैंडमिक के बीच में भी जो इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बढ़े एंड 500 बिलियन जो है वो होने वाले हैं। मई के मंथ में जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो $12.4 बिलियन से इंक्रीज हुए एंड ऑल टाइम हाई 493.48 हो गए मई 29 तक। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इंक्रीज हुआ 8400% से, 5.8 बिलियन थे 1991 में एंड अब आप देख सकते हैं 493.48 थे 29 मई को। नाउ फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, मींस एक्सटर्नल एसेट्स, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो, एसडीआर की फॉर्म में हो, फॉरेन करेंसी एसेट्स की फॉर्म में हो, एंड इनको कंट्रोल एंड एक्यूमुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में, लिमिट करते हैं वल्नरेबिलिटी को। नाउ फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो क्यों बढ़े जबकि कंट्री में स्लो डाउन था, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टर्स थी उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उन लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इंडियन के स्टॉक्स में भी, एफडीआईज में भी। क्रूड ऑयल प्राइजेस कम हुए जिसकी वजह से जो ऑयल इंपोर्ट बिल था दैट हैज़ ब्रॉट डाउन, वो कम हुआ जिसकी वजह से जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज थी उसकी बचत हुई। ओवरऑल रेमिटेंसेस एंड फॉरेन ट्रेवल्स ये क्या हुए, फॉल हुए 61% से, तो जिसकी वजह से क्या हुए, लोग बाहर नहीं जा पाए एंड मीन्स ये कम हो गए ओवर फॉरेन ट्रेवल्स। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, दोबारा से ये मैनेज करेगा इंडिया के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज़ को, ये एक बिग क्वेश्चन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक फ्रंट इस क्राइसिस के टाइम पे। इससे जो रुपी होगा वो मजबूत हो सकता है अगेंस्ट द डॉलर, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ रखे जाते हैं, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ की तरह लाइक ट्रेजरी बिल्स ये रखे जाते हैं, ठीक है। देन 28% जो है वो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं, 7.4% कॉमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं। इंडिया के पास 653.01 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ मार्च 2020, जिसमें से 360 जो है वो ओवरसीज रखा गया है इन सेफ कस्टडी विद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जबकि बाकी गोल्ड डोमेस्टिकली रखा हुआ है। अब कुछ योजना पढ़ते हैं, कुछ अभियान पढ़ते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए रोजगार अभियान लॉन्च किया कोविड-19 की वजह से, जहाँ पर जो वर्कर्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वापस गए उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा एंड इसका मेन फोकस रूरल सिटीजन्स पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 125 डेज का ये कैंपेन रहेगा, 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा 6 स्टेट्स में एंड पब्लिक वर्थ 50,000 करोड़ रुपए का काम दिया जाएगा उन्हें, मीन्स पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे। 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू जो विलेजेस है वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं
और कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू। ये जो स्कीम है इसको 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है, वो रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रोड, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड्स, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। नाउ ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स क्यों चूज़ की गई, तो ध्यान रखिएगा पहले तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सबसे पहले है बिहार, उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड झारखंड। ज़्यादातर आप ये देख सकते हैं बीच वाले जो एरिया है, मिड जो है इंडिया का, उसके अंदर ये सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स है यहीं पे 2/3 माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं एंड यहीं पर 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ पीपल का। नाउ इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, तो ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया परचेजिंग पावर पैरिटीज़ फॉर द रेफरेंस ईयर 2017 अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ताकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंस जो है उसको एडजस्ट किया जा सके। इसके अंदर 176 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव है। किसके गाइडेंस में हो रहा है, यूएन स्टैटिकल कमीशन की गाइडलाइन में हो रहा है एंड इसका मेन एम यही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से यूज़ करना। प्राइस लेवल इंडाइसिस को भी ये प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स को भी। जो नेक्स्ट आईसीपी कंपैरिजन है वो 2021 के रेफरेंस ईयर में होगा। इंडिया ने भी 1970 से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो MOSPI है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वही इसकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। इंडिया जो है वो ICP गवर्निंग बोर्ड को भी को चेयर करता है। नाउ वर्ल्ड वाइड स्टेटस, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है इंडियन रुपी की पर US डॉलर एट GDP लेवल, वो 20.65 हो गया है, पहले 15.55 था। जो एक्सचेंज रेट है वो 65.12 है, पहले 46.67 था। प्राइस लेवल जो इंडेक्स है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ PPP टू द मार्केट एक्सचेंज रेट, ये भी 42.99 से कितना हो गया है, 47.55। ये आप मेंस में पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंडिया की पोजीशन 2017 में जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 6.7% GDP था इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। चाइना की 16.4 थी, US की 16.3। इंडिया जो है वो PPP के बेसिस पर, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिस पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एशिया पैसिफिक रीजन में अगर इंडिया के स्टेटस की बात करें तो 2017 में इंडिया की रीजनल पोजीशन थी, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी थे। पहले नंबर पे चाइना थी 50.67% से एंड 3rd नंबर पे इंडोनेशिया 7.49% से एंड 2nd नंबर पर इंडिया 20.83% से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन यूज देम इन योर मेंस, आई एम टेलिंग यू अगेन। Now India's 2nd largest economy थी in PPP based share in regional actual individual consumption and regional gross capital formation। ये एशिया पैसिफिक की बात हो रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हम कौन से नंबर पे हैं, हम 3rd नंबर पे हैं। इंडिया का जो रुपी है वो भी परचेजिंग भी वो 3.43 है, पहले 2.97 था एंड एक्सचेंज रेट हांगकॉन्ग डॉलर का देखा जाए तो 8.36 है फ्रॉम 6। PPP में जहाँ पे एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट होती है कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। देन देखिए टॉपिक्स है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है 500 करोड़ का। इसके अंदर जो भी एक्वायर करेंगे उनको हेल्प मिलेगी कि वो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिजिकल भी डिजिटल भी, Tier 3 एंड Tier 6 सेंटर्स में एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। RBI ने इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन 250 करोड़ का दिया है एंड बाकी जो है वो कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड जो कार्ड नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू दिया जाएगा। इसको मैनेज किया जाएगा एक एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू एंड गवर्न किया जाएगा, लेकिन मैनेज और एडमिनिस्टर कौन करेगा, RBI। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा RBI ने इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है, जो रिमेनिंग है वो कार्ड इशूइंग बैंक से आएगा।
पेमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करना है, डिजिटाइजेशन करना है पेमेंट सिस्टम का। ओके, डिमांड जो है कैश की वो कम करनी है 2021 तक। जो पीओएस है, दैट इज़ पेमेंट जो सिस्टम है, वो 5 मिलियन तक करना है, एक्टिव करना है। एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड भी बनाएंगे ताकि कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके। देन आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड कर दो एंड फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो कम से कम मार्च 25, क्योंकि कोविड-19 हुआ था तो 6 मंथ्स तक वो ना शुरू की जाए। अगर कोई रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जो कोविड-19 की वजह से उनको इंसॉल्वेंट नहीं किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर मार्च 25 के बाद होता है तो 6 मंथ से लेके 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए इंसॉल्वेंसी नहीं की जाएगी एंड कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पैंडेमिक है उसने अनसर्टेनिटी क्रिएट की, स्ट्रेस क्रिएट किया, नॉर्मल बिजनेस को डिसरप्ट किया। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि एडिक्वेट नंबर ऑफ रिजोल्यूशन कितने होंगे एंड दैट्स वाई कि भाई कॉर्पोरेट डेटर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, काफ़ी सारे लोग वरना इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो सेक्शन 7, 9 एंड 10 जो है वो इन्हीं के साथ डील करता है, इंसॉल्वेंसी फाइलिंग्स के साथ, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की एंड कॉर्पोरेट डेटर की। नहीं शुरुआत की जाएगी। इंसॉल्वेंसी मतलब जब कोई अपना डेप्ट पे नहीं कर पाता। बैंक्रप्सी मतलब जब गवर्नमेंट, जो कोर्ट है, वो डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये जो पर्सन है ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इसकी एबिलिटी नहीं है कि ये डेप्ट्स पे करे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था, बहुत सारे लॉज को रिप्लेस करके रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, एंड एक कॉमन फोरम है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए ताकि इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो मैक्सिमम 270 डेज में कंप्लीट करनी होती है। इसी साल मार्च में जो आईबीसी था, उनका जो थ्रेशोल्ड था इंसॉल्वेंसी का, वो 1 करोड़ कर दिया था फ्रॉम ₹1 लाख, ताकि जो मीडियम एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उनको थोड़ा सा बिकॉज दे आर फेसिंग द हीट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, उनको थोड़ी थोड़ा सा उनको रियायत मिल सके। नाउ जो कोड है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस को बताता है टू फैसिलिटेट रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये स्पेशल कैडर के लोग होते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये रजिस्टर होने चाहिए। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, जो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट करती है कंपनीज के लिए भी। एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इंडिविजुअल्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, कंपनीज के लिए क्या है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, एंड इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, एंड इन सब के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, आरबीआई के भी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लॉ के भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट की बोर्ड में कौन कौन होता है, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, कॉर्पोरेट अफेयर्स के एंड लॉ के। देन व्हाट इज़ अ राइट्स इशू, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा पावर, श्री राम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इन सभी ने मीन्स प्लान किया है कि ये फंड्स जो है वो रेस करेंगे अराउंड ₹10,000 करोड़ का थ्रू राइट्स इशू एट कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए। राइट्स इशू मतलब अपने शेयर्स देना सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही। तो कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स देती है एट अ डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, एंड जो राइट्स इशू होते हैं वो कंपनीज इशू यूज़ करती है कि बाहर से डेप्ट ना लेना पड़े एंड कैपिटल यहीं से रेज हो जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि वो शेयर्स खरीदे ही खरीदे। तो कंपनी जो है वो राइट इशू के लिए क्यों जा रही है, क्योंकि राइट इशू के लिए कोई शेयर होल्डर मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अप्रूवल होता है वही सफिशिएंट एंड एडिक्वेट होता है। एक टर्न अराउंड टाइम होता है कि कैपिटल जो है वो ले ली जाएगी एंड जो टाइम है वो काफ़ी कम रहेगा, जबकि बाकी जो फॉर्म्स होते हैं पैसे उठाने के वो थोड़े लंबे होते हैं। राइट इशू मोर एफिशिएंट मैकेनिज्म है। तो टेम्पररी रिलैक्सेशंस क्या दी हैं कोविड-19 में सेबी ने, तो सेबी ने जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो
250 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दिया है। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है वो 90% से घटाकर 75% कर दी है। जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जो फंड्स रेज करती हैं वो 25 करोड़ तक रेज कर सकती है, जबकि पहले लिमिट 10 करोड़ थी। एंड अब उनको कोई ड्राफ्ट भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है विद सेबी। देन देखिए आरबीआई प्रोपोजेस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन्स। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया है फॉर सेल ऑफ लोन एक्सपोजर्स। यहाँ पर एक रोबस्ट सेकेंडरी मार्केट बनाई जाएगी बैंक लोन्स के लिए, ताकि प्रॉपर प्राइस को डिस्कवर किया जा सके एंड क्या स्ट्रेस है उसको भी अच्छे से इंडिकेट किया जा सके। लोन सेल्स दे मे बी रिजॉर्टेड टू बाय लैंडर्स फॉर एनी रीजंस, चाहे वो स्ट्रैटेजिक सेल्स हो या उनको अपने जो एक्सपोजर्स हैं उनको रीबैलेंस करना हो, दैट्स वाई। तो स्टैंडर्ड एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब जो आपके जो लेंडर्स होते हैं वो इन्हें सोल्ड करेंगे थ्रू असाइनमेंट, नोवेशन और अ लोन पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेस्ड एसेट्स कोई भी सेल कर सकता है, लेकिन असाइनमेंट और नोवेशन के थ्रू ही ये सोल्ड किए जाते हैं। जो ड्राफ्ट है वो ये भी बताता है कि क्या नॉर्म्स हैं एनपीएस को सेल करने की। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल किए जाते हैं। एंड ये जो ड्राफ्ट है इट ऑल्सो प्रोपोजेस टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। तो ये एक छूट दी गई है। ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एनबीएफसीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है लोन के लिए। ठीक है, एक डायनामिक सेकेंडरी मार्केट बैंक लोन्स के लिए इसीलिए है कि ताकि जो क्रेडिट है वो इजीली मिल सके एंड दिया जा सके, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं वो प्रपोज किए हैं हाउसिंग बैंक कंपनीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। नाउ क्या नॉर्म्स है? 50% जो नेट एसेट्स हो वो क्वालिफाइंग एसेट्स होना चाहिए, जिसमें से 75% इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स होने चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि क्राइटेरिया नहीं फिल करती उन्हें एनबीएफसी माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, एंड उन्हें अप्रोच करना होगा आरबीआई को कि उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो एचएफसी से बदलकर एनबीएफसी किया जाए। जो एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज होंगी वो कंटिन्यू कर सकती है एज एचएफसी, लेकिन उन्हें रोड मैप फॉलो करना होगा कि 75% जो उनका लोन है वो इंडिविजुअल हाउसिंग को जाए। ये जो टारगेट है ये यही सेट किया गया है कि 60% 2022 तक, 70% 2023 तक, 75% 2024 तक। तो ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। इसके लिए देखिए जो इकोनॉमिक्स की बुक है एक आपकी जो रमेश सिंह, उसके आप बेसिक पॉइंट्स पढ़िए तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। लेकिन जिसने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स नहीं पढ़े होंगे आई नो उसको थोड़ा टफ लग रहा होगा। सो देखिए आगे, इट ऑल्सो प्रपोज अ मिनिमम नेट ओन्ड फंड। मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? 20 करोड़। अभी कितना था? 10 करोड़। एंड जो एग्जिस्टिंग एचएफसी है उनको 15 करोड़ एंड 2 साल में 20 करोड़। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? तो आरबीआई ने कहा है क्वालिफाइंग एसेट्स मीन्स वो लोन्स जो इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, न्यू ड्वेलिंग यूनिट्स बनाने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी मानी जाती है अंडर आरबीआई रेगुलेशन, एंड एनबीएफसी की तरह तब ट्रीट होगी अगर फाइनेंशियल एसेट्स 50% से ज़्यादा हों तो। देन देखिए अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर आरबीआई सुपरविजन। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि सभी अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वो आरबीआई के सुपरविजन में आएंगे। यूनियन कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। सो ये बैंक्स का डबल रेगुलेशन हो जाता है, आरबीआई का भी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्टर के अंदर ये कैसे आते हैं? इनको इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑडिट, सुपरसेशन ऑफ बोर्ड, लिक्विडेशन, ये तब वैसे ही कराना पड़ता है। आरबीआई इनके रेगुलेटरी फंक्शंस देखता है, जैसे कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करना। कोऑपरेटिव बैंक्स किस में रजिस्टर्ड होते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। एंड ये रेगुलेशन में आते हैं आरबीआई के
टू लॉज के अंदर, एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव्स एक्ट 1955 के अंदर। सो ये मेजर स्कैम क्योंकि पाया गया था लास्ट ईयर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, तो सितंबर में आरबीआई ने फोर्स किया था कि सुपरसीड किया जाए पीएमसी के बैंक बोर्ड को एंड स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। तो लेटेस्ट मूव यही है कि आरबीआई को इतना मजबूत बनाना है कि वो सभी अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स के लाइन पर ही रेगुलेट कर सकें, ताकि ज़्यादा सिक्योरिटी मिले डिपॉजिटर्स को। अभी 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ओके, नाउ वी विल रीड consolidated notification on MSME classification and registration। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडस्ट्री ने इशू किया है consolidated नोटिफिकेशन। ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसमें जो सभी पुरानी नोटिफिकेशंस हैं वो सुपरसीड कर दी जाएंगी। अभी जो MSME है उन्हें उद्यम कहा जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया यही रहेगा, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सक्लूड किए जाएंगे जब भी टर्नओवर को निकाला जाए। एक चैंपियंस कंट्रोल रूम भी बनेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होंगी जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक की हो एंड टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ एंड टर्नओवर 250 करोड़। तो इससे जो एमएसएमई का जो वर्क है उसको कम्प्लीटली चेंज करने की बात की जा रही है, क्योंकि 63.4 मिलियन टन जो है एमएसएमई जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 6.11% ऑफ जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर में 24.63%, इसको नोट कर लीजिए, एंड 33.4% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। तो इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। 120 मिलियन पर्सनस को ये रोज़गार देते हैं। 45% एक्सपोर्ट्स इनकी वजह से होता है। 20% जो एमएसएमईज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में है। इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है वो 27 जून को मनाया जाता है एंड अंडर द थीम कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। सो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पेजेस हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।